अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ अ न्यू टॉपिक और इस सीरीज में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट इज़ अ डिसिप्लिन जिसके अंदर हमने मेजरली दो चीजों को डिस्कस करना होता है। एक है हमारे पास एम्ब्रियोनिक और दूसरी है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है और जो ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किस तरीके से डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज एक्चुअली ऐसी स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और उसी की स्टेज को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। एक्चुअली इस स्टेज में होता क्या है कि हमारे पास दो सेल्स हैं। एक सेल है हमारे पास एग सेल और दूसरा है स्पर्म सेल। इन दोनों को हम गैमीट्स भी कहते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है ये फ्यूज करते हैं। जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दोनों पहले हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड इन द सेंस कि हर सेल में, ह्यूमन के केस में अगर हम डिस्कस करें तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जर्म सेल्स हैं जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हर सेल जो है वो हैप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि मदर और फादर दोनों के सेल्स ने यूनाइट करना है। अगर वो पहले ही डिप्लॉयड होंगे तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या टेट्राइड बन जाएगा। ठीक है, 96 बन जाएंगे, जो कि नॉर्मेलिटी नहीं है। इसलिए जो मदर है उसके 46 की बजाय 23 क्रोमोसोम्स और फादर के 23 क्रोमोसोम, ये 23 दोनों यूनाइट करते हैं और 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये एक डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, और जो डिप्लाइड सेल है उसको हम कहेंगे ये जाइगोट है। जाइगोट पे माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद ये जिस स्टेज में डेवलप हो जाएगा उसको हम कहेंगे ये एम्ब्रियो है। ठीक है, तो उस एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया था ही वॉज इरिस्टोटल, और इरिस्टोटल को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो डेवलपमेंट जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, ह्यूमन के फॉर्मेशन की, पूरी बॉडी की, तो ये हमेशा बर्थ से पहले होती है। जब बेबी मदर की वोम में होगा तो फिर डेवलपमेंट उसकी मतलब तभी डेवलपमेंट होगी। आफ्टर द बर्थ देयर इज नो डेवलपमेंट, ओनली ग्रोथ विल अकर। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ और सेंस में बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो कभी स्टॉप नहीं होती, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और किस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि जैसे स्किन सेल्स की बात करें तो स्किन सेल जो है वो हमारे बहुत ज्यादा शेड ऑफ होते रहते हैं, रिप्लेस होते हैं नए सेल्स के साथ। तो इस केस में भी डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब होती है। अगर हम न्यू ऑफस्प्रिंग की बात करें तो वो डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ ही होगी। ठीक है, दूसरा केस है कि जो आरबीसीज है हमारे, वो आरबीसीज 120 डेज के बाद दोबारा से रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आरबीसीज हैं इनकी डेवलपमेंट भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कुछ ऑर्गेनिज्म डीजनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह लो जो लिजर्ड है, अगर उसकी टेल कट कर दें तो वो पूरी बॉडी की जो टेल है वो दोबारा से रिजनरेट कर सकती है। ऐसे ही स्टारफिश जो है, अगर आप उसका एक बाजू काट भी देते हो तो वो अपना बाजू जो है वो दोबारा से बना सकती है, मतलब रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है जी, उसके बाद कुछ थीरीज थी, कुछ लॉज थे जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज पेश किए। जिसमें से जो फर्स्ट थीरी है वो है एपिजेनेसिस। डियर स्टूडेंट, जो थीरीज होती है ना वो हम अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने हाइपोथेसिस के बेस पे थीरीज बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हम उसको थीरीज की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो थीरीज को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और तब रिजेक्ट होगा अगर इससे बेहतर एविडेंस हमारे पास आ जाए।
जो कि उस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। अगर ये थ्योरी रिजेक्ट नहीं होगी तो इट विल बी अ लॉ। ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की, जिसमें से जो पहली थ्योरी थी वो थी एपिजेनेसिस। और इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। द फर्स्ट वन वाज एरिस्टोटल, और जो सेकंड थे वो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। इन्होंने एपिजेनेसिस थ्योरी को दिया था। एक्चुअली इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो डेवलपमेंट है इट इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है। ठीक है। और इन्होंने इस थ्योरी के मुताबिक ये था कि एग एक फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन है, और इस रीजन में बहुत सारे ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ये ग्लोब्यूल ऑर्गेनाइज होती हैं, जर्म लेयर्स बनाती हैं। और जर्म लेयर्स क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और फिर जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, मतलब जो आहिस्ता आहिस्ता एक सेल के बाद दूसरा फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बनाते जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, और वो थ्योरी है प्री फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट, जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है इट वाज प्रपोज्ड बाय मार्सिलो मालपीगी साइंटिस्ट। और इसके मुताबिक ये था कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ अडल्ट आर प्री फिगर्ड। ठीक है, मतलब प्री फिगर्ड है, पहले से ही ऑर्गन्स बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता बल्कि उसको अनरोल किया जाता है। मतलब पहले से ही चीजें प्रेजेंट हैं, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिवली नहीं होगी, बस उसको अनरोल होने की जरूरत है। ठीक है। और ये आइडिया क्या बनाता है, बताता है, ये प्री फॉर्मेशन बताता है। ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म की, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है। जो कि एग से जो है एग और स्पर्म जो है वो यूनाइट करते हैं, और उसके बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, और उसके बाद उसमें डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती हैं, क्लीवेज होती है उसकी, मारूला स्टेज, कैस्ट्रोला स्टेज, फिर उसमें ऑर्गन्स बनते हैं, फिर जर्म लेयर्स बनाती हैं, जर्म लेयर्स ऑर्गन्स बनाते हैं। तो वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पेश किया, जिसमें से बियर्स लॉ, वॉन बियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बियर लॉ को डिस्क्राइब किया। और इन्होंने ये कहा अपने लॉ में कि जो मोर जनरल फीचर्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद जो स्पेशल फीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं। जनरल फीचर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो उनके जो कॉमन फीचर्स हैं वो तमाम उसके जनरल फीचर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हर एक ग्रुप का अपना स्पेशल फीचर भी होगा। तो पहले ऑब्वियसली अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमन फीचर शेयर करते हैं वो उनके जनरल फीचर होते हैं, और वो शो करता है कि इनका आपस में कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ठीक है। तो पहले जनरल फीचर्स आते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के मुताबिक, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उन जनरल फीचर्स को स्पेशल फीचर में चेंज कर लेते हैं। तो यही बियर्स लॉ ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है। जैसे इन्होंने ये कहा कि तमाम वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो है उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। अगर हम फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स की एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को देखें, मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये उन सब ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज है। और आप किसी भी कोई भी एम्ब्रियो आपके सामने रख दिया जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये जो ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है ये एक्चुअली एम्फीबियन का है, रेप्टाइल का, बर्ड का, या मैमल्स का। ठीक है। तो पहले पहले इन तमाम की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। ठीक है। बाद में उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी नीड के मुताबिक ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो ये लॉ यही बताता है कि पहले जनरल फीचर्स थे, उसके बाद वो स्पेशल फीचर्स हैं, और तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो पहले सिमिलर थी। ठीक है। बियर्स लॉ ने फोर अपने पास्टुलेट्स पेश किए थे। जो पहला पास्टुलेट है वो ये है कि जो लार्जर एनिमल्स हैं, जो लार्जर ग्रुप है एनिमल्स का, उसके जनरल फीचर पहले डेवलप होते हैं डेवलपमेंट में। जो स्मॉलर ग्रुप है उसके स्पेशल फीचर बाद में डेवलप होते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो गिल आर्क है, फिश के अंदर अगर हम देखें तो गिल आर्क उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प करती है उसकी रेस्पिरेशन में। विद द पैसेज ऑफ टाइम
अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर किसी और वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें गिल आर्क उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही जो गिल आर्क है वो अपने, या तो वो उसको लंग्स में डेवलप कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उस गिल आर्क को वो लंग्स में डेवलप कर लेंगे अपने नीड के मुताबिक। ऐसे ही नोटोकॉर्ड है, और जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। और किडनी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रोनेफ्रस होती है, जैसे कि फिश के अंदर, फिश के एम्ब्रियो के अंदर, एम्फीबियन के एम्ब्रियो के अंदर प्रोनेफ्रस किडनी होती है। उसके बाद अगर हम एम्फीबियंस की बात, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, तो उसमें मेटानेफ्रस, मीजोनेफ्रस है, और उसके बाद मेटानेफ्रस है। तो प्रोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस, मेटानेफ्रस, ये किडनी की डिफरेंट टाइप्स है। तो इसमें स्ट्रक्चरल थोड़ी चेंजेस आती हैं विद द अकॉर्डेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेकंड फीचर है, सेकंड फीचर इसका ये है कि जो लेस कॉमन फीचर्स हैं, मतलब जो स्पेशल फीचर्स हैं, वो जनरल फीचर्स से ही डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, तमाम वर्टिब्रेट की जो स्किन थी पहले, वो तमाम वर्टिब्रेट की स्किन एक ही तरह की थी। बाद में जो फिश है और एम्फीबियन फिश की जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स हैं, रेप्टाइल्स की फिश जो है स्किन है उसके ऊपर भी स्केल्स हैं। जबकि अगर हम वर्ड बर्ड देखें तो उसने अपनी स्किन को मॉडिफाई कर लिया, किसमें, फीदर में, क्योंकि उन्होंने फ्लाई करना होता है। उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उस स्किन को मॉडिफाई किया है, ठीक है। और मैमल्स ने क्या किया है, अपनी स्किन को मॉडिफाई कर लिया, किस तरीके से, कि मैमल की स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, क्लॉज हैं और नेल्स हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी इन्वायरमेंट, अपनी जरूरत के मुताबिक इन फीचर्स को चेंज किया है। पहले फीचर सेम ही होते हैं, बाद में वो चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म की नीड के मुताबिक। तीसरा पास्टुलेट इसका ये था कि अगर हम ये बात करें कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सिमिलर स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो तमाम फीचर्स उन सबके मैच कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये कि embryo of given species does not pass through the adult stages of lower animal। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे वो सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज उसकी सेम है तो अडल्ट स्टेज भी उसकी सेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बर्ड और मैमल्स की, तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सीरियल क्लफ्ट, ठीक है। ये वसीरल क्लफ्ट पहले क्या था, गिल स्लिट थी। फिश के अंदर ये गिल स्लिट जो है वो गिल स्लिट ही है, जबकि मैमल्स ने और एम्फीबियंस ने, बर्ड्स ने और मैमल्स ने इस गिल स्लिट को वसीरल क्लफ्ट के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर वसीरल क्लफ्ट को यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। और यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है, जो कि ईयर और माउथ के दरमियान होती है, माउथ और ईयर के दरमियान जो ट्यूब है उसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद जो अगला फीचर है कि अर्ली एम्ब्रियो हायर एनिमल का कभी भी मैच नहीं करता लोअर एनिमल के साथ, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही मैच करेगा, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एम्ब्रियो कभी भी, उसकी तमाम स्टेजेस इक्विवेलेंट नहीं होती जो कि बर्ड की या फिर फिश की हैं, ठीक है। तो ये तमाम पास्टुलेट्स थे बियर्स लॉ के। इन शॉर्ट, बियर्स लॉ ने यही कहा कि पहले फीचर्स उसके कॉमन होते हैं, बाद में ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के मुताबिक उन फीचर्स को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना लॉ पेश किया, और इट इज अ वेरी वेरी फेमस लॉ, और ये है बायोजेनेटिक लॉ। हैकल ने दिया था। और इस लॉ के मुताबिक ये था कि एंटोजनी जी कैप्चुलेट फाइलोजनी। एंटोजनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। रीकैप्चुलेट मतलब रिपीट हो रही हैं, फाइलोजनी मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल वो रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होंगे तो सबके अंदर ही गिल स्लिट प्रेजेंट होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी गिल स्लिट को चेंज कर लेते हैं अपने डिजायर्ड ऑर्गन में, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। डेवलपमेंट की जो पहली सबसे स्टेज है, इट इज अ फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। जो पहला गैमीट है, इट इज अ फीमेल गैमीट एंड द सेकंड वन इज मेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट में एग, स्पर्म आ जाएगा,
ठीक है, और फीमेल गैमीट में एग आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक दफा जो मेल की बात करें तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है। एक वक्त में सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो एग जो है वो हमेशा ओवरी एक ही एग को प्रोड्यूस करती है, जबकि स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और उस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ये जाइगोट है। जाइगोट में बाद में डिवीजन्स स्टार्ट हो जाएंगी, और उसकी जो डिवीजन्स हैं उसी को हम कहेंगे ये क्लीविज है। ठीक है, अब जो क्लीविज है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होती है। जो पहली स्टेज होती है क्लीविज की, ये एक फर्टिलाइज्ड एग है। पहली डिवीजन्स जो है ना वो डिवीजन वर्टिकल होती है, उसके बाद दूसरी डिवीजन बी वर्टिकल होती है, जबकि तीसरी जो डिवीजन होती है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और डिवीजन्स होती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और सेल जो है 8 सेल स्टेज पे पहुंचता है। जब 8 सेल स्टेज जो होती है ना, इस स्टेज को हम कहते हैं ये मारूला स्टेज है। ठीक है, और इस स्टेज में सेल्स आठ आठ सेल स्टेज को हम मारूला स्टेज कहेंगे, और ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब सेल में मजीद डिवीजन्स होती जाएगी, देखो कि अगर सेल जो है उसने डिवाइड क्यों करना है। जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, इसने मिच्योर ऑर्गेनिज्म बनाना है, एक मिच्योर अडल्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में एक मिच्योर ह्यूमन बनाना है, तो ये तो एक सेल है, अब इसने मल्टी सेल बनाना है, मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा, जब ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड कैसे करेगा, माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा। जब ये 16 सेल स्टेज पे आएगा तो इस स्टेज को हम कहेंगे ये ब्लास्टूला स्टेज है। और ब्लास्टूला स्टेज की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि ये जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी में मूव करना शुरू करते हैं, मतलब साइडों पे मूव करना शुरू कर देते हैं, और दरमियान में एक खाली जगह आ जाती है जो कैविटी आ जाती है, और इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और इस स्टेज को हम कहते हैं ये ब्लास्टूला स्टेज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टूला स्टेज आ गई है, और उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ब्लास्टूला की, वो जर्म लेयर्स बनाना शुरू कर देती हैं। जब जर्म लेयर्स बनेंगी उस स्टेज को हम कहेंगे गेस्ट्रोला स्टेज, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे गेस्ट्रोलेशन। ठीक है, जर्म लेयर्स 3 बनती हैं। एक जर्म लेयर है एक्टोडर्म, दूसरी जर्म लेयर है एंडोडर्म, और तीसरी जर्म लेयर है मीजोडर्म। ठीक है, ये जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म है, ये तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन को हम गेस्ट्रोलेशन कहते हैं, और इस स्टेज को गेस्ट्रोला स्टेज कहेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जो जर्म लेयर्स बनी है हर जर्म लेयर अपना स्पेसिफिक ऑर्गन बनाएगी। जैसे कि एक्टोडर्म जो है ना, ये मेजरली क्या बनाती है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो एपिडर्मस के सेल्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एंडोडर्म है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग, लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं दे ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म, जिसमें कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल है, किडनी है, आरबीसीज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, स्मूथ सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, तो वो तमाम किससे बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्लीविज होगी, क्लीविज के बाद जर्म सेल्स बनेंगे, जर्म सेल्स के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद वो एक मिच्योर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो सेक्चुअली मिच्योर नहीं होता, इसलिए उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। और मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली क्या है कि जो मेटामॉर्फोसिस मतलब शेप में चेंज होगा, और शेप में चेंज क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एग, एग के बाद बनना क्या चाहिए था, इसमें क्लीवेज होनी चाहिए थी, इसमें जर्म लेयर्स बननी चाहिए थी, और उसके बाद जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए था। लेकिन दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, और डायरेक्ट वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसमें जो एग है वो लार्वा में डेवलप हो रहा है, और लार्वा प्यूपा में चेंज हो रहा है, और उसके बाद बटरफ्लाई बन रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये मेटामॉर्फोसिस है।
ठीक है। उसके बाद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने पहले ये कहा था कि रिप्रोडक्शन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है। फीमेल जो है वो अपनी एग को रिलीज करेगी और जो मेल है वो अपने स्पर्म को रिलीज करेगा, और यहाँ से इन दोनों की फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा। ठीक है। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में डिफरेंट स्टेजेस आएंगी और उसके बाद एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ था। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन तो फिशन के जरिए होती है, लेकिन इसमें जीन ट्रांसफर होते हैं और जीन की ट्रांसफर के लिए इसमें सेक्स पिलाए बनती हैं। ठीक है। कॉन्जुगेशन होती है इसमें बेसिकली। और उसके बाद जो प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत, आप इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तमाम वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हमने दूसरे किंगडम्स में से निकाला होता है, एक्सक्लूजन दूसरों में से निकाल के इसमें रखा है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो एनिमल्स के साथ मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसके प्लांट के साथ मिलते हैं, और बहुत सारे फीचर्स इसके फंजाई के साथ भी मिलते हैं। लेकिन जहां पे इनके फीचर्स मैच करते हैं वहां पे इसके फीचर्स डिफरेंट भी हैं। अगर मैच करते होते फिर तो इनको हमने उस किंगडम में रख देना था, लेकिन ये बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, इसके फीचर्स डिफरेंट भी हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने प्रोटिस्टा को फंजाई में से, प्लांटी में से, एनिमिलिया में से निकाल के एक अलग किंगडम में रख दिया, और किंगडम प्रोटिस्टा में। अब इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वन बाय वन हम देखेंगे कि पैरामीशियम के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और क्लेमेडोमोनास में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले जो पैरामीशियम है, एक्चुअली इसमें रिप्रोडक्शन फिशन के जरिए होगी, लेकिन इसमें जो सेक्स है वो कॉन्जुगेशन के जरिए होता है। दो पैरामीशियम जो हैं दे जॉइन टू ईच अदर। ये दो पैरामीशियम हैं, एक फीमेल है और दूसरा क्या है, मेल है। दोनों पैरामीशियम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, इनका जो ओरल अपरेटस है वो लिंक करता है और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाएंगे और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को इस कनेक्शन के जरिए एक्सचेंज कर देते हैं। ये दो तरह के न्यूक्लियस बनाता है, यहाँ पे हर एक के पास एक एक न्यूक्लियस है। ठीक है। एक मैक्रो न्यूक्लियस है और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस है। जो मैक्रो न्यूक्लियस है ना, ये वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस में एक से चार सेल बनते हैं, फिर चार से अगली दफा डिवीजन होगी तो 8 सेल्स बनेंगे। ये जो 8 सेल्स बने हैं, अब ये 8 सेल्स में से सारे के सारे जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सरवाइव करेगा। ठीक है। जो एक सरवाइव किया है उसमें दोबारा से डिवीजन होगी और 2 सेल्स बना देगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा, एक है स्टेशनरी और दूसरा है माइग्रेटरी। जो माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करेगा और स्टेशनरी को फर्टिलाइज कर देगा, और फर्टिलाइज करने के बाद एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है, अब इसमें माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने के बाद ये अगेन माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन सेक्स यहाँ पे हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो अगली रिप्रोडक्शन है, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमेडोमोनास। डियर स्टूडेंट, क्लेमेडोमोनास जो है ये एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इसकी लाइफ स्टेज में सिर्फ एक ही फेज ऐसा आता है जब ये डिप्लॉइड होता है, बाकी पूरी लाइफ में ये हैप्लॉइड ही रहता है। ठीक है। दो इंडिविजुअल ईच स्पीशी को, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो मेटिंग टाइप में, एक है प्लस और दूसरी है माइनस। ठीक है। प्लस और माइनस न्यूक्लियाई मीट करते हैं, इनके साइटोप्लाज्म ज्वाइन करते हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है। फिर जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड है पूरी लाइफ स्टेज में, इसके अलावा पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड ही होती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो क्लेमेडोमोनास है उसमें रिप्रोडक्शन होती है, और इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, और उसके बाद
जो है ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता होता है, और एक दफा ये 4 जो क्लेमेडोमोनास है उसको रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में देखें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंट रोल अपना किया था। तो पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो हैं, ही वाज द फादर एंड ही इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। जो एरिस्टोटल हैं, इन्होंने नोट किया था वेरिएशंस को, एक तो लाइफ साइकिल की बेस पे, और दूसरा इन्होंने वेरिएशन को नोट किया था सेल डिवीजन की फेज पे। ठीक है। लाइफ साइकिल की फेज में इन्होंने ये नोट किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ओवी पेरस होते हैं। ओवी पेरस, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को हम ओवी पेरस कहते हैं। ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ओवी पेरस हैं? उसमें बर्ड है, फ्रॉग्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वीवी पेरस हैं। वीवी पेरस मतलब ये कि वो लाइव बर्थ ऑर्गेनिज्म की गिव राइज अ लाइव बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इंटरनल होती है। ठीक है। इसमें बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, सॉरी, वीवी पेरस में मैमल्स आते हैं। ठीक है। जैसे कि मैमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होती है, और बेबी की डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होती है, और उसके बाद लाइव ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है। तो वो वीवी पेरस होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ओवो वीवी पेरस होते हैं, मतलब एग ले करते हैं लेकिन एग को हैच नहीं करते, मतलब एग की फॉर्मेशन होगी लेकिन एग बॉडी से बाहर नहीं आएगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा और वहां पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम ओवो वीवी पेरस कहते हैं, और ये रेप्टाइल्स में और शार्क में होता है। शार्क फिश में भी ओवो वीवी पेरस पैरिटी होगी। ठीक है। अब जो दूसरी चीज इन्होंने नोट की थी वो थी वेरिएशन इन द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। डियर स्टूडेंट, क्लीवेज जो है ना, ये दो तरह की है, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। अगर क्लीवेज यानी कि सेल की डिवीजन कंप्लीट हो रही है तो इट विल बी अ होलोब्लास्टिक, और अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही तो इट विल बी अ मीरोब्लास्टिक। ये जो क्लीवेज है ये डिपेंड करती है यॉक के ऊपर। अगर यॉक होगी तो उस पे डिपेंड कर रहा है, अगर यॉक का कंटेंट कितना है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो सिर्फ उस जगह पे क्लीवेज होगी जहां पे यॉक प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम बर्ड के केस में देखें तो बर्ड के केस में बहुत ज्यादा यॉक होती है, और सिर्फ उसकी टिप के ऊपर, जो कि एनिमल पूल है, एक एनिमल पोल होता है और दूसरा वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल वो होता है जहाँ पे लेस यॉक होती है और वेजिटल पोल पे ज्यादा यॉक होती है। तो एनिमल पोल की तरफ डिवीजन होगी और वो एक डिस्क में होती है। इसको हम डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं। डिस्कॉइडल क्लीवेज क्योंकि ये डिस्क के ऊपर हो रही है, और इसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया वो है विलियम हार्वे। इन्होंने, इसका जो मेन आइडिया था ना वो एक्सोवोमिया था। एक्सोवोमिया मतलब उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये तमाम ऑर्गेनिज्म एग से डेवलप होते हैं। ठीक है। एग से इनकी डेवलपमेंट होती है, बाद में उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आते जाते हैं और अपने नीड के मुताबिक ये खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने चीक एम्ब्रियो की ब्लास्टोडर्म को नोटिस किया था। ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने हार्ट फॉर्मेशन से पहले ब्लड टिश्यूज को ऑब्जर्व किया था। ठीक है। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं मार्सिलो मालपिगी, एक तो इन्होंने एपिजेनेसिस की थ्योरी दी थी, और दूसरा ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1672 में पब्लिश किया था अपना वर्क चिक की डेवलपमेंट पे। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।